जिन लोगों में आत्माएं आई होती हैं, कुछ छाया आई होती है, कुछ बुरी बलाएं आई होती हैं, वो उतारी जाती हैं। बट एनी हाउ शी वॉक्स इन, वो जैसे दरवाज़ा खोलती है वो घर पूरा जला हुआ, उसकी खिड़कियां तक टूटी हुई होती हैं। जिस डॉल हाउस के साथ वो खेल रहे थे वो डॉल हाउस भी हाफ जला हुआ था, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल सेम थी, वो डॉल एकदम वैसी बनती है जैसी वो पहले पड़ी हुई थी। वो आत्माएं दिखती ज़रूर है और मुझे लगता है कि कहीं आपकी बेटी को भी खुशी बेबी तो नहीं दिख गई। वो इतनी ज़ोर से काटते हैं कि उनकी बाजू से खून निकल आता है। एक लाल रंग की पोटली होगी जिसको खोलोगे तो उसमें से काले रंग के बाल निकलेंगे तुम्हारी बेटी के, और फिर ऐसी रूहें हटती नहीं है। वो इंसान को मार कर ही जाती थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप लोगों को स्टोरीज़ अच्छी लग रही हैं और ढेर सारा प्यार कमेंट्स में देने के लिए, डीएम्स में देने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आज की स्टोरी एक ऐसे परिवार के बारे में है, एक ऐसे रिश्तों के बारे में है जो बहुत ज़्यादा उलझ गए, जिनको सुलझाना अब तो मुमकिन ही नहीं है। मतलब आप किसी से कितना भी प्यार कर लो, किसी के लिए कितना भी कर लो, कुछ लोगों की कोर नेचर, कुछ लोगों के मन में जो होता है ना, वो कभी नहीं बदलता आपके लिए। उसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है। सो ये ऐसी फैमिली थी जिसको सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं और जाना पड़ा, कहीं और शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि उनके परिवार में इतनी सारी चीज़ें घटित हो गई। सो ये स्टोरी है एक पंजाब के एक ऐसे परिवार की जो अब शिफ्ट हो चुका है बैंगलोर में। पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पे रहती है। सो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम अ बॉय। सो ये लड़का जब छोटा था तब इसके साथ इंसिडेंट हुआ था ये। सो इसकी दादी, इसके पापा और इसकी मम्मा कहीं पे जा रहे होते हैं और इसकी बुआ घर पे ही होते हैं। तो वो कहता है कि तुम अपनी बुआ के पास रुको और हमें कहीं पे जाकर आना है, कुछ काम है 3 दिन का, हम वापस आ जाएंगे। वो कहता है कि यार आप हर साल ऐसे ही मेरे बिना चले जाते हो, मुझे भी जाना है, मुझे नहीं पता। कुछ 11-12 साल इसकी उम्र रही होगी जब ये चीज़ हुई थी इसके साथ। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा तुम क्या करोगी जाके, इट्स वेरी हेक्टिक जर्नी, हमें जाना है, हमें आना है, फ़्लाइट्स कैच करनी है, इट विल बी वेरी हेक्टिक फॉर यू, तुम घर पे रहो। वो कहते हैं कि नहीं, मेरे को आज जाना ही जाना है। आप दादी मुझे हमेशा ऐसे भिला फुसला के छोड़ जाते हो, मैंने जाना ही जाना है। तो वो कहते हैं कि ठीक है चलो फिर हमारे साथ। उसकी दादी, उसके पापा, उसके मम्मा उसको भी अपने साथ वहाँ पे ले आते हैं जहाँ पे ये चीज़ें हुई थी। और विलेज का नेम डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ। सो हाउएवर दिस इज़ नियर बाय टू लुधियाना, वहाँ की स्टोरी है। तो वहाँ पे आते हैं ये लोग और वहाँ पे ना आकर किसी बाबा जी से मिलना होता है इनको। वहाँ पे आके एक बहुत ही बड़ा हॉल सा होता है और संगत बैठी होती है ढेर सारी। वो आते हैं और वो अंदर जाकर ना एक जगह पे लेफ़्ट साइड पे हॉल होता है, वहाँ पे जाके वैसे बैठ जाते हैं। और ना बैठने के बाद ना वो एकदम से जो स्पीकर्स लगे होते हैं सारी जगह, वहाँ पे अलग ही माहौल होता है। मतलब मंत्रास की चांटिंग हो रही होती है, प्रवचन शेयर हो रहे होते हैं। ऐसे ही वो अपनी मम्मा का ना नोकिया का फ़ोन पकड़ता है, उसमें स्नेक और जो गेम आती थी स्नेक वाली, वो खेलने लग जाता है। और ना वो इतना, मतलब बच्चे जब एक बार बस फ़ोन में गुम हो जाए, वही पहले हम स्नेक्स में गुम होते थे, अब कई और बहुत सारी गेम्स आ गई हैं, वही सेम स्टोरी इसकी थी। वहाँ पे बैठा हुआ है संगत के साथ, इसकी दादी वगैरह थोड़ा आगे होके बैठे हैं। इसको बोल के गए हैं कि बेटा तुम पीछे बैठना अपनी मम्मा के साथ। इसकी दादी और पापा आगे जाके बैठ गए हैं। और ना वैसे थोड़ी देर में ना कुछ आधा घंटा बीतता है, कुछ 45 मिनट्स बीतते हैं, कुछ ना साउंड चेंज होती है स्पीकर्स में। और वो साउंड ना कुछ ऐसी सी म्यूज़िक सॉर्ट ऑफ निकलती है। वो जब म्यूज़िक निकलता है ना, एक बहुत अलग सा डिफरेंट सा म्यूज़िक था जिसको वो डिफ़ाइन भी नहीं कर सकता कि कैसा सा था। वो जब म्यूज़िक बढ़ना शुरू होता है ना, उसके सामने एक आंटी बैठी होती हैं जो कि अपना सिर हिलाना शुरू कर देती हैं, हल्का हल्का ऐसे 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 ऐसे। धीरे धीरे ना वो अपनी बॉडी भी हिलाती हैं, धीरे धीरे वो शेक कर रही हैं बिकॉज वो चौंकड़ी मारकर जैसे बैठी है, वो शेक कर रही है। म्यूज़िक बजता रहता है। उसका ध्यान ना हट के, फ़ोन बिल्कुल हट चुका है ध्यान उसका। अब उसका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ उस सामने वाली आंटी पे है जो और ज़्यादा हिल रही है। और हिलते हिलते वो अपना सिर पूरा घुमाना शुरू कर देती हैं, जैसे हमने अक्सर लोगों को देखा भी होगा किसी वीडियो में, नहीं तो रियलिटी में, किसी जगराते में, कभी ना कभी हमने ये एक्टिविटी ज़रूर नोटिस करी होगी। तो वैसे ही वो भी उसके सामने, वो आंटी वैसे ही सिर हिला रही है और बहुत ज़्यादा कांपने लगती है। और धीरे धीरे ना वो उसी पोजीशन में, उस चौंकड़ी वाली पोजीशन में, वो स्क्वाट वाली पोजीशन में ही आगे बढ़ने लग जाती है।
और वो देखता है, वो इतना ज़्यादा घबरा गया होता है कि वो ऐसे अभी तक इधर उधर नहीं देख रहा था, वो सिर्फ अपनी जो सामने आंटी बैठी हुई थी उन पे फोकस किया हुआ था उसने। जैसे ही आसपास देखता है, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से जो उसके आसपास ही बैठे थे, वही लोग वैसी सेम एक्टिविटी करते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है, इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता, अपनी मम्मा से भी पूछ नहीं पाता। वो बस अपनी माँ का हाथ पकड़ के ऐसे बैठ जाता है। उसकी मम्मा उसको समझ जाते हैं और उसका हाथ ऐसे सहलाने लग जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद वो लोग घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो जैसे ही कार में बैठता है, वो उसी टाइम पे जैसे उसके मम्मा उसको पकड़ते हैं कि बेटा इधर आके बैठो, वो देखते हैं कि इसको तो बहुत तेज़ बुखार है, मतलब डर के मारे इसको बुखार ही हो गया इतना तेज़। तो वो अपना वापस जाना थोड़े दिन के लिए डिले कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम अभी यहाँ पे ही थोड़े दिन रुकेंगे, जब इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी हम वापस ट्रैवल करेंगे और एक बार बाबा जी को भी ज़रूर दिखा के जाएंगे कि हम ऐसी कहीं जगह पे आए थे कहीं बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया है। और वो घर आते हैं। लेकिन ये इतना ज़्यादा उस टाइम पे जो प्री टीन एज होती है ना, ये 11-12 साल वाली, इस एज में ना बच्चे बहुत ज़्यादा रिबेलियस होते हैं और कुछ बच्चे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे ही इसकी नेचर थी, इसको सब कुछ जानना था, हर चीज़ जाननी थी। तो अपनी मम्मा से पूछता है कि मुझे बताओ कि व्हाट वाज हैपनिंग देयर, कि हुआ क्या था वहाँ पे। आपको पता है मैं कितना डर गया था, आप मुझे ऐसी किसी जगह पे लेके कैसे जा सकते हो। उसकी मदर उसको एक्सप्लेन करती है, बेटा जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे एग्जॉर्सिज्म होता है। जिन लोगों में आत्माएं आई होती हैं, कुछ छाया आई होती है, कुछ बुरी बलाएं आई होती हैं, वो उतारी जाती हैं। वो बाबा जी बहुत ही पावरफुल है और वो इन चीज़ों से हम लोगों की प्रोटेक्शन करते हैं। तो कहते हैं कि हम लोग फिर वहाँ क्यों गए, अगर वहाँ पर स्पेसिफिकली यही काम होता है तो हमारा वहाँ जाने का क्या मोटिव था। तो उसकी मम्मा चुप हो जाती हैं। उसके डैड भी अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं और उसकी दादी उसको कहती हैं कि बेटा आई गेस दिस इज़ द टाइम यू शुड नो। तो वो उसको एक ऐसी स्टोरी बताते हैं जब उसके पापा भी अनमैरिड थे, जब वो इस दुनिया में ही नहीं था और वो लोग पंजाब में रहते थे, जब उसकी दादी का घर पंजाब में था। सो दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ अ नियर बाई विलेज जहाँ पे वो लोग रहते थे। बहुत हंसी खुशी अच्छा परिवार था। इसकी 2 बुआ थी जिनकी अब उनमें से एक की डेथ हो चुकी है, एक बुआ जो इसके साथ रहती है और इसके पापा। ये तीनों उसी फैमिली में उसी घर में रहते थे जिसको भी ये छोड़कर आ चुके हैं। उसकी दादी बताते हैं कि उसकी बुआ बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थी। दोनों बुआ एकदम फेयर कलर, पिल्ली सी आंखें थी, ग्रेइश कलर की आंखें थी और इतनी ज़्यादा पतली पतली सी लंबे से बालों का रंग भी हल्का भूरा था। दोनों बुआएं इतनी प्यारी, इतनी स्वीट और उतनी ही प्यार से बात करने वाली, इज्जत से रहने वाली वैसी थी। इतने परिवार पे इतना प्यारा परिवार था इनका। इसके जो ग्रैंड फादर थे वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे, दादी हाउस मेकर थी और पापा इन दोनों बहनों से छोटे। और उसकी जो दोनों ही बुआएं थी ना, वो दोनों ही बहुत चुलबुली भी थी। कहीं ना कहीं वो ना ऐसे हर छोटी छोटी चीज़ों पे शरारतें करना, नटखट सी रहना, और इनके खेत भी थे। तो वो लोग बहुत ही खुश सुखी परिवार था एक। और उनका घर तो देखने वाला, इतना सुंदर, इतना प्यारा। घर में एंटर होते ही सीधा गार्डन जो अब उजड़ चुका है बिकॉज उसको मेंटेन नहीं किया गया। उसके आगे एक वरांडा, उसके आगे घर बना हुआ था। घर कुछ सेमी मॉडर्न सा था उस टाइम के हिसाब से, बहुत ही प्यारा। हुआ ये था कि उसकी बुआ किसी तरह से पोजेस हो गई थी। उसकी वही छोटी बुआ जो आज उसके साथ रहती है, उसमें एक आत्मा का वास था, एक ऐसी आत्मा का जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। ये सब तब होना शुरू हुआ जब एक दिन वो लोग कहीं किसी मेले से आ रही थी और सिर्फ दोनों बहनें गई थी बाकी के अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के। वो लोग वापस आई और वो कह रही है कि मम्मा मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, दुख सा रहा है, मैं जाकर रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट करके उठती है, कहती है मुझे भूख लग रही है। वो खाना शुरू करती है। 1 चपाती, 2 चपाती, 3, थोड़े राइस खाती है, फिर 4, फिर 5। इसके बाद उसकी मम्मा भी कहती हैं कि तू ऐसे कैसे खाना खा रही है, पूरा दिन कुछ खाया नहीं क्या। मजाक कर देती है उसकी बड़ी बहन भी कि हाँ ये तो पूरे दिन से भूखी है, इसको और खिला दो। वो इस तरह से करते करते 10 चपाती खाती है
उस दिन तो उसको कोई भी नोटिस नहीं करता, कोई भी उस चीज़ का मानता भी नहीं है कि कोई बात नहीं, कभी कभी तो भूख लग सकती है। वो मिडनाइट उठती है और मिडनाइट जाकर अपने घर में जो भी चीज़ें पड़ी हुई थी, पकी हुई, जितना भी खाना पड़ा हुआ था, वो सब ख़त्म कर देती है। अगले दिन जब सब सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि खाना कहाँ पे है, मैंने इतनी रोटियां बना के रखी थी, गाय की बना के रखी थी, इसकी बना के रखी, किधर गई? वो कहती है कि मुझे नहीं पता। और उसकी बड़ी बहन ना उसको ऐसे देखती है कि झूठ क्यों बोल रही है, रात को तू ही तो उठ के खा रही थी, तेरे को भूख लगी थी। कहती है ऐसे क्यों बोल रही थी, मैंने नहीं खाया, मेरे पे क्यों बात ला रहे हो, मैंने नहीं खाया है। उसको याद ही नहीं होता कि वो इतना सारा खाना खा गई है। और यही बात बढ़ते बढ़ते अगले दिन भी, तीसरे दिन भी वो खाना खाती रहती है। वो चीज़ें इतनी इंटेंसिफाई हो जाती हैं कि अब उसकी मम्मा डरने लग जाते हैं, उसके पापा भी डरने लग जाते हैं कि अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया है, कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है इसमें। अब वो खाना पागलों की तरह खाने लग जाती है और उसको अगर खाना ना दो तो वो इंसानों को काटने लग जाती है। वो यहाँ तक कि अपने पापा, जिनके वो कुछ कहती भी नहीं थी, जी के अलावा बात भी नहीं करती थी, उनको भी काट देती है। वो इतनी ज़ोर से काटती है कि उनकी बाजू से खून निकल आता है। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि इसको कुछ हो गया, ये हमारी बेटी नहीं है। उसको एक बार रस्सी से, कुर्सी से बांधने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, पुराने ज़माने में लक्कड़ की चेयर्स होती थी और पीछे एक मैश का काम किया होता था जो कि प्लास्टिक वर्क होता था, वैसे ही एक चेयर पे उसकी बुआ को बांध देते हैं। जब उसको बांधा होता है और उसको कुछ खाने को नहीं देते हैं तो खुद को खाना शुरू कर देती है। वो इस तरह से अपने ऊपर बाइट करती है कि वो अपना मांस ही उतार लेती है। और वो जब उसकी दादी उसको बात बता रहे थे, उसको याद आया कि उसकी बुआ की यहाँ पे आम पे एग्जैक्ट एक निशान है जो कि एक चोट का बताया गया था उसको आज तक, लेकिन वो चोट का नहीं था। वो उसकी बुआ ने उस टाइम पे खुद को ही बाइट की हुई थी और वो मांस वहाँ से निकाल खाड़ कर खा लिया था। अपना ही मांस उस लड़की ने खुद खा लिया था। आई मीन इमेजिन, एक लड़की जो अच्छी भली थी, अच्छा भला उनका सुखी परिवार था, उसमें एक ऐसी आत्मा आ गई जो उसके साथ ऐसी हरकतें कर रही है। उसके बाद उसके पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं। अब वो मंदिर जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ काम ही नहीं कर रही है। जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है। इसी तरह से उनको उस टाइम पे वो पापा जी मिले थे। वो कहते हैं पहले तो आप अपनी बेटी को बेड से बांध दीजिए या किसी ऐसी चीज़ से बांधिए जिससे वो हिला ना पाए, जिसको वो उठ ना पाए, जिससे वो हिल ही ना पाए। क्योंकि पिछले ही रात, जिस रात उन्होंने जाना होता है, उसी रात वो कुर्सी के समेत छत से गिर जाती है, फिर भी वो बच जाती है किसी तरह से। और उसके बहुत सारी चोटें लगी होती हैं, बहुत सारा खून बहा होता है। और उसकी माँ के बारे में सोचो, जिसको ये मौका भी नहीं मिल रहा था कि वो अपनी बेटी का खून साफ कर दे या कुछ कर दे, क्योंकि वो उसी टाइम पे उन लोगों पे अटैक कर देती थी। अब उसको बेड के साथ बांधा गया होता है और वहीं पे उसका सिर्फ जिंदा रखने के लिए, उसकी बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए वो लोग सिर्फ उसको उतना ही फीड कर रहे थे, उतना सा पानी देना, उतना सा खाना देना जिसको वो मुंह से निकाल देती थी। बस पानी के ज़रिए वो 3 दिन और ज़िंदा रही। 3 दिन उस परिवार पे कैसे बीते होंगे, सोच कर देखो। तीसरे दिन गुरुजी वहाँ पे घर पे आते हैं और वो सारा बयाना करते हैं कि ठीक है, ये सब चल रहा है। वो कहते हैं कि तुम्हारे घर में कोई बंधन है, वो ढूंढो। एक लाल रंग की पोटली होगी जिसको खोलोगे तो उसमें से काले रंग के बाल निकलेंगे तुम्हारी बेटी के। वो पोटली तुम्हें खोल कर बहानी है गंगा में, और उसको जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि तुमने बहुत टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है। और वो रूह इसके साथ जितना ज़्यादा अटैच होती जाएगी उतना ज़्यादा इसके लिए नुकसान होता जाएगा। और फिर ऐसी रूहें हटती नहीं हैं, वो इंसान को मार कर ही जाती हैं। और ये साफ साफ इन्हीं शब्दों में उन बाबा ने उसकी माँ और पिता को कह दिया था। अब वो पूरा घर छांट मारते हैं लेकिन उनको वो बंधन नहीं मिलता। वो हर टाइम हर जगह वही बंधन ढूंढ रहे होते हैं। और उसकी बेटी उसको देखकर वहाँ से हंस रही होती है, कुछ नहीं हो पाएगा, मैं यहीं रहूँगी, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगी, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगी, ये मेरा घर है,
बार बार उसकी आवाज़ बदलती जाती है, लड़की से उसकी लड़कों तक की आवाज़ बदलती जाती है, जो कि उसकी माँ को बहुत ज़्यादा डराती है। वो हमेशा अपने कान बंद कर लेती थी या उस कमरे में ही नहीं जाती थी, अपनी बेटी की हालत देख ही नहीं पा रही थी। उसने अपने कपड़े तक फाड़ रखे थे, वो उसको कवर करते थे तो वो अपनी चादरें हटा देती थी, सब कुछ ऐसे कर देती थी। उस टाइम पे उसकी जो बड़ी बुआ थी वो उस रूम में गई थी और उसने उससे बात करने की कोशिश करी। और अक्सर ना जो आत्माएं ऐसी डेविल होती है ना, इनमें बहुत पावर होती है, ये तुम्हें छलावे में फंसाना चाहती हैं। वो थोड़ी देर के लिए ना उससे बात करने देती है उसको और कहती, दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, देखो ना दीदी मेरे हर जगह से जख्म हो रखे हैं, मेरे सारी जगह से खून निकल रहा है। वो एक्चुअल में जो चीज़ें हम देखते आए हैं, जो हम सुनते आए हैं, वो एक्चुअल में चीज़ें होती हैं, वो रूहें ऐसे करने देती हैं। और जैसे ही वो थोड़ा सा पास जाती है, वो एकदम से उसको पकड़ लेती है और उसको खींच लेती है अपनी ओर, और वो भाग जाती है। वो उसको खींचती है, पटकती है और अपनी रस्सियाँ खोलकर भाग जाती है। वो इस ही फिराक में थी कि मैं कैसे ही भागूं यहाँ से, और मैं कैसे इस जिस शरीर में हूँ मैं इस शरीर को कष्ट दूँ और इस परिवार को दुखी करूँ। वो जैसे ही भागती है, उसकी दीदी का एकदम से ध्यान पड़ता है बेड के नीचे गिरी हुई उस पोटली पे, जिस कमरे में वो आकर चेक भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ दूर दूर से देखकर अलमारियाँ चेक कर गए थे, बाकी चीज़ें चेक कर गए थे। जिस बेड पे उस लड़की को बांध रखा था, जिस पोटली से उसको दूर करना था, वो उसी बेड के नीचे थी। वो चीज़ें बढ़ती जा रही थी, एक के बाद एक, हर घंटे हर सेकंड वो चीज़ बढ़ रही थी, और इन लोगों को इतनी देर तक पता ही नहीं चला। काफ़ी देर बाद जब वो पोटली मिली, उसी पोटली की तरह वो किसी तरह से वहाँ से गए, उस लड़की को साथ लेकर गए, उसको गंगा में जल प्रवाह किया गया और वो लड़की वापस आई। अब वो लड़की ठीक थी, वो पोजेस्ड नहीं थी। उसका इलाज डॉक्टरों से शुरू करवाया गया। डॉक्टर्स भी देखकर बड़े हैरान हुए कि इतनी पुरानी चोटें आप लोगों ने आज तक दवाई नहीं लगाई इस पर, इसका तो फ्रैक्चर हो रखा है पैर, ये चलकर कैसे आ रही है, ये सब कैसे हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। पूरा गांव में ये बात फैल जाती है कि कुछ तो चल रहा है इनके परिवार में, कुछ तो हो रहा है इधर। वो बाबा जी के पास जाते हैं, लेकिन आज जब वो उन्होंने बाबा जी के पास जाना होता है और वो ठीक होती है लड़की, वो अंदर फिर भी नहीं जाती है, वो वहीं पे रुक जाती है और वो कहती है मैं नहीं जाऊँगी। तो उसके मम्मा और उसके पापा चुपचाप अंदर जाते हैं, उसकी बहन और उसके भाई को उसके पास छोड़ के, और बाबा जी पीछे वाले रास्ते से पकड़कर उसको पकड़ते हैं और अंदर ले जाते हैं 2 सेवकों के साथ। और उसके बाद वो लोग उसके जो भी चीज़ें कर सकते थे, जैसे भी कर सकते थे, मंत्र उच्चारण, सिद्धियों की मदद से जो भी कर सकते थे, वो करना शुरू करते हैं। और उसके बाद पता चलता है कि उस लड़की में एक रूह ने, उस पर तो तंत्र मंत्र की वर्षा कर दी थी किसी ने, सिर्फ उस पर नहीं उसके पूरे परिवार पर करती थी। और वो लोग कहते हैं कि मैंने उस आत्मा का प्रकोप तो खत्म कर दिया जो सिर्फ इसके लिए थी, जो इसको हानि पहुंचाने आई थी, लेकिन जो अभी आपके परिवार पे बनी हुई है ना, उसका भी सारा असर इसी पे हो गया, क्योंकि इसका तो सारा कुछ, इसकी बॉडी, इसकी एनर्जी इसके काबू में ही नहीं था कुछ भी। तो इस पे तो सारी चीज़ों का असर हो गया है, इससे वो चीज़ें हटानी पड़ेंगी। जो भी थोड़ी सी आत्माएं हैं, जो कुछ काला जादू है, वो सब का असर सबसे ज़्यादा आपकी इस लड़की पे है। इसको उस घर से दूर रखो, थोड़े दिन रहेगी ये आश्रम में, आप चाहें तो इसके साथ रुक सकते हैं। उन्होंने वैसा ही किया। अब सिर्फ बाप और बेटा घर में जाया करते थे, घर की तलाशी लेते थे, देखते थे कि वो चीज़ आखिर छुपाई कहाँ गई है। और फिर एक दिन उस गार्डन से, जो वो सुंदर सा गार्डन उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, वहाँ से एक जगह की मिट्टी खुदी हुई लगी उनको। उन्होंने वो मिट्टी हटाकर देखी, काफ़ी खोदने के बाद उनको एक काले कपड़े में हड्डियों समेत कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। वो उसको निकाल कर लेकर आते हैं बाबा जी के पास और दिखाते हैं। वो उन चीज़ों को सेंस करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे घर में से किसी ने किया है, तुम्हारे अपने खून के रिश्ते में से किसी ने ये किया है, और तुम अब घर जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें ना फिर भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा,
वो सबको काले धागे पहनाते हैं, वहाँ की विभूतियाँ देते हैं, सब कुछ पॉसिबल जो उनके हाथ में होता है वो सब प्रोटेक्शन के लिए उनको दे देते हैं और उनको कहते हैं कि अब तुम अपने घर में जाके रह सकते हो क्योंकि तुम्हारे घर में अब कुछ नहीं है। वैसा ही वो लोग करते हैं और वो घर पे चले जाते हैं। और उसके बाद ना वो लेकिन बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं कि कुछ तो ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। और बाबा जी के पास वो जाते ही जाते हैं कॉन्टिन्यूटी में, हर हफ्ते के हफ्ते जब वहाँ पर सारे की सारी संगत आती है वो लोग भी वहाँ पे जाते हैं, माथा टेकते हैं और अपने जो भी उनको उपाय करने को बोलते हैं वो वैसे रिलीजियसली उस चीज़ को करते हैं क्योंकि उनके दुख के समय पे उन्होंने ही उनकी हेल्प करी थी। ऐसा चलता रहता है। एक दिन बाबा उनको बोलते तुम पे फिर से कोई वार होने वाला है, बच जाना। कहते हैं कौन करेगा? तो बाबा जी कहते हैं कि वही करेगा जो आज तक तुम्हारे साथ ये सब करता है। और अगर तुम मेरी मानो तो तुम 3 बजे रात को जागते रहना क्योंकि ऐसी क्रियाएं करने लोग अक्सर रात के 3 बजे आते हैं। 12 से 3 बजे तक सतर्क रहना, तभी उसी टाइम पे कुछ ऐसा होगा। वो लोग वैसा ही करते हैं। अब हर रोज़ हर रात को नींद तो किसी को भी नहीं आ रही होती है, लेकिन एक फैमिली मेम्बर की ड्यूटी ऐसी होती है कि वो जागेगा ही जागेगा। तो इस तरह से वो लोग कमरों में ही रहते हैं, ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हम सो रहे हैं लेकिन वो जागते रहते हैं। और एक रात को ऐसा ही होता है, एक आदमी की खोदने की आवाज़ आती है। वो दबाकर सारी की ग्रास सही करके जा ही रहा होता है कि उसका बड़ा जो उसके पापा होते हैं, इस लड़के के पापा, वो उसको पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं भाई तुम, मतलब उसके ग्रैंडफादर के भाई ही ये सब कर रहे थे। I mean, तुम अपने ही भाई के परिवार के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हो? और वो उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तुमने ये सब क्यों किया? जब वो पूछ रहे थे, जब वो ऐसा सब कर रहे थे, उतनी देर में उनका बेटा गड्ढा खोद रहा होता है और वहाँ से कौवा निकलता है। एक कौवा जो खून में लिपटा हुआ है, वो वहाँ पे पड़ा होता है और वो उसको देखकर ऐसा हो जाता है कि शिट, ये मैंने क्या देख लिया। उसकी बड़ी बुआ भी वो चीज़ देखती है और उसकी बड़ी बुआ उस कौवे को निकाल लेती है और उसका जो चाचा होता है वो ज़ोर से हंसने लग जाता है। लगा लिया हाथ में टूटने को, यही तो मैं चाहता था। और उतनी देर में उसके पापा उसको पूछता है कि तुम मेरे साथ इतना कुछ क्यों कर रहे थे? उसके दादाजी बहुत गुस्से में होते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उनके भाई उनको बोलते हैं जब मैं इस लड़की के लिए रिश्ता लेकर आया था घर में, सबको बताकर कि इसका रिश्ता मैं कराऊंगा, और तुमने उसको मजाक मजाक में टाल दिया, मेरे दोस्त को भेजे हुए घर को इंसल्ट किया कि ये तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, हमारी बेटियां तो इतनी पढ़ी लिखी हैं। मैंने सोचा कि तुम्हारी बेटियां ही नहीं बचेंगी तो मेरी इज्जत को जो भी मजाक बना था वो कभी किसी को याद ही नहीं रहेगा। तुम्हें पता है जब मैं निकलता हूँ ना सब मुझ पे हंसते हैं कि तेरे भाई ने भी तेरी नहीं सुनी, ना तुझे घर दिया, तेरा घर देख और उसका घर देख, तेरा काम देख और उसका काम देख, फिर भी मैंने तेरे बच्चों के लिए अच्छा चाहा और तूने मेरे साथ ये किया, तूने मेरा भेजा हुआ रिश्ता रुक करा दिया। I mean, कैसे तुम इतने ग्रजेस रख सकते हो अपने ही ब्लड रिलेशंस में? कैसे तुम इतना सब कुछ कर सकते हो? और जब वो ये सारी बातें सुना रहा था ना, वो एक बार उसने भाई की ओर देखता था और एक बार अपनी उस भांजी की ओर देखता था जिसने उस कौवे को हाथ में रखा हुआ था और उसके हाथ लिटरली कांप रहे थे। और उस लड़की के बारे में सोचो, छोटी सी, जिसके मतलब कोई कसूर ही नहीं था। उसका ये गलत था कि उसने अपने फ्यूचर के बारे में बेटर सोचा, या उसका ये गलत हुआ कि वो ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ भाई भाई की रिस्पेक्ट नहीं करता। अब ये चीज़ इतनी इंटेंसिफाई हो चुकी थी कि बाबा जी को अगले दिन बुलाया गया, घर के बारे में पूछा गया। बाबा जी घर में भी नहीं आए। उन्होंने वहाँ से मिट्टी को उठाया, टेस्ट किया और बोला कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। यहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया गया है कि तुम्हारी जनरेशन्स आगे तक इस घर में नहीं रह पाएंगी। मतलब कुछ चीज़ें कितनी ही भयानक हो जाती हैं, कितनी ही ज़्यादा दर्दनाक खौफनाक हो जाती हैं। उन्होंने ये तक कहा कि अगर इस घर में कोई भी अभी गर्भवती भी है, कोई पेट से है, तो उसका भी आगे जो बच्चा होगा वो भी इस घर में नहीं रहेगा। और ना ही आप इस घर को बेच सकते हो, क्योंकि आप इस घर को जब भी बेचोगे, इससे जो पैसा आएगा वो पैसा भी किसी की जान लेकर जाएगा। और वही हुआ भी। जब उन्होंने 2011 में इस घर को सेल करने का ट्राई किया तो उनकी बड़ी बेटी की डेथ हो गई।
उसकी बड़ी बेटी के हस्बैंड ही वो डील लाए थे। उनकी बड़ी बेटी के हस्बैंड ने ही ट्राई किया था कि मेरा तो इस घर से कुछ लेना देना नहीं है, हम ट्राई कर लेते हैं। वो डील करके जा ही रहे थे फाइनल कि दोनों की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। कुछ चीज़ें हम लोगों की समझ से बहुत परे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम समझ ही नहीं सकते हैं। और इसी कारण उसकी दादी माँ आज तक उन बाबा के पास आती हैं और उसकी छोटी बुआ के लिए वो सारी चीज़ें लेकर जाती हैं जिससे कि उसको प्रोटेक्ट कर पाए। पर कमाल की बात तो ये है कि उसकी छोटी बुआ इतनी बार पोजेस हो चुकी है अभी तक कि उसका कोई काउंट ही नहीं है। उसके बाद जो उसकी दादी ने उसके साथ शेयर किया कि उसकी बुआ के साथ क्या क्या हुआ, वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। उस लड़की की क्या ही कसूर था यार। और वो बुआ उसके पापा से बड़ी है और आज तक अनमैरिड है और उन्हीं के साथ रह रही है। उसके दादू टाइमली डेथ ज़रूर मरे थे, लेकिन बहुत खौफनाक दर्दनाक डेथ मरे थे। तुम किसी का हंसता खेलता परिवार कैसे उजाड़ देते हो, समझ ही नहीं आता। और उसकी बुआ जो अभी तक पोजीशंस के केस हैंडल करती है, कॉज उनका बॉडी की एनर्जी वो सब कभी रिवाइव ही नहीं हो पाया है, वो आज तक वैसा ही है और उनको आज तक प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। वो उस गांव में तो छोड़ो, इतने साल हो गए हैं पंजाब में ही नहीं आए हैं, बाहर ही रहते हैं और डरते हैं वो यहाँ आने से। सो गाइस, आज की स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊं कि उसकी बुआ के साथ और क्या क्या हुआ था, तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मेरे पास बहुत सारी इंसिडेंट्स पड़े हैं, तो जल्दी से कमेंट में लिख देना कि इस स्टोरी का पार्ट 2 आए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अमन के चैनल पे भी बहुत सारी स्टोरीज़ आ रही हैं, बहुत अलग स्टोरीज़ हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वो इंटरेक्टिव स्टोरीज़ हैं। तो हम वहाँ पे बातचीत करते हुए स्टोरी सुना देते हैं। जो स्टोरीज़ मुझे लगती हैं कि वन गो में सिर्फ आपको सुना दूँ मैं, वो मैं यहाँ पे सुना देती हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हो, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे भेज सकते हो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपको स्टोरीज़ बहुत अच्छी लग रही है। आप कमेंट्स में ढेर सारा प्यार दे रहे हैं और उसी तरह से चैनल को भी बहुत जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने डीएम्स में भी बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारी स्टोरीज़ भी भेजी मुझे। उसी में से एक स्टोरी है, मेरी बात चल रही थी उन सब्सक्राइबर्स से थोड़ी देर से, और वही स्टोरी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो ये स्टोरी के पीछे जो भी कहानी है, जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ उन्होंने मुझे A to Z बताया है। वैसी स्टोरी एज इट इज़ मैं आप सबों के सामने रिप्रेजेंट करूँगी। बस बात इतनी सी है कि उन्होंने कहा है कि ना तो उनका नाम डिस्क्लोज हो और ना ही उस जगह का नाम डिस्क्लोज हो जहाँ पे ये हुआ था। और उनकी इस चीज़ को हम प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हुए वैसी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। और स्टोरीज़ अमन औजला जी के साथ भी आती रहेंगी, तो याद रखना कि उनको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ओके गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई विल स्टार्ट द स्टोरी। सो ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जो कि छोटी सी थी, लगभग कुछ 8-9 साल की। 8-9 साल के बच्चे को क्या ही चाहिए होता है कि वो बाहर जाकर खेले, स्कूल में अच्छे से दोस्त बनाए और खूब सारी मस्ती करे। वैसे ही ये स्टोरी उसी तरह से एक नन्हे से बच्चे की है। तो बात ऐसी थी कि इसके पापा गवर्नमेंट जॉब में होने के कारण वो बार बार जगहें चेंज करते रहते थे, तो वो ऑलमोस्ट आधा इंडिया तो घूम ही चुकी थी। और इसी तरह से वो घबराती भी थी कि उसके कोई भी दोस्त बनते हैं, और जब तक वो अच्छे दोस्त बनते थे उसके पापा का ट्रांसफ़र हो जाता था। तो उसको एक चीज़ की कमी, एक चीज़ जो हमेशा खलती रहती थी, वो ये थी कि वो अच्छे दोस्त नहीं बना पाती थी। वो कहीं भी जाती थी, दोस्ती जब एक बुनियाद तक पहुंचती ही थी कि उसको किसी और शहर में जाना पड़ता था। और फिर चाहे जितने मर्जी प्रॉमिसेस कर ले कि हम अच्छे दोस्त रहेंगे, हम हमेशा फ़ोन पे कनेक्टेड रहेंगे, दोस्ती टूट ही जाती है डिस्टेंस के कारण। वैसी ही इसकी कहानी थी। ये लोग अभी नए नए इस जगह पे शिफ्ट हुए थे और उसके पापा एज रेगुलर अपनी जॉब पे चले गए थे। लेकिन समर वेकेशन टाइम के कारण ये अभी स्कूल से दोस्त बना भी नहीं पाई थी। और जिस जगह पे इनका घर था उधर भी कुछ ज़्यादा बच्चे ना होने के कारण इसके बहुत ही कम दोस्त रह गए थे। जो पुराने दोस्त थे किसी जगह से, उन्हीं से बात करती रहती थी बस। और इसे खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। अपनी बहन को भी बार बार कहती थी कि मेरे साथ खेलने चलो ना दीदी, लेकिन एज गैप ज़्यादा होने के कारण बहन भी ज़्यादा नहीं खेलती थी।
ये इतनी ज़्यादा प्यारी, चुलबुली और एक्टिव थी कि अपने मम्मा के साथ खेल लेती थी, गली में डॉग्स के साथ खेल लेती थी, ये बिल्लियों तक को नहीं छोड़ती थी। शी वॉज अ पेट लवर। लेकिन बस एक चीज़ थी कि यार कोई तो एजमेट होना चाहिए ना, जिसके साथ ये खेले, जिसके साथ ये रहे, जिसको अपनी बातें सुना सके, जो सेम लेवल की बातें करे, सेम लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो दोनों में। बस उस चीज़ की कमी थी। जहाँ पे ये रहती थी वो एक सोसाइटी बनी हुई थी, जहाँ पे हर एक स्टोरी, जो एक बैंगलो था उसमें 3 स्टोरीज बनी हुई थी। सो बेसिकली एक कॉलोनी सॉर्ट ऑफ था, जहाँ पे सेंटर में इनके पार्क था, और लकीली इसका घर पार्क के बिल्कुल साइड वाला घर था। तो ये शाम होने का बस वेट ही करती थी कि 4 बजेंगे। मैं सबसे पहले, इसका रूटीन था कि ये 4 बजते ही अपना मिल्क कंप्लीट करेगी, बॉर्नवीटा वाला मिल्क पीती थी, और उसके बाद भाग कर नीचे आ जाती थी खेलने के लिए। कोई इसके साथ खेले ना खेले, ये इतनी ज़्यादा एक्टिव थी कि अकेले भी खेलने के लिए तैयार रहती थी, और नीचे आ जाती थी। स्विंग्स पे रोज़ खेलती थी, और वहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी स्विंग्स लग रखी थी कि इसके तो मज़े लग गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हॉरर फैक्टर कहाँ है, ये तो किसी की आम जिंदगी है। ये आम जिंदगी नहीं है, यही उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, उसका अकेलापन उसका टर्निंग पॉइंट था। रोज़ इसी तरह से उसकी लाइफ चलती रही, समर वेकेशंस चल रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो बहुत बोर होने लग गई। उसने सोचा यार कोई ज़िंदगी में एक्टिविटी ही नहीं है, ना हमारी बात मम्मा सुनते हैं, पापा भी दूर रहते हैं, और दीदी तो मेरी और ध्यान ही नहीं देती है। वो पार्क में ज़्यादा टाइम अकेले बिताने लग गई। एक दिन ऐसा आया कि उसे एक लड़की पार्क में और खेलती हुई दिखी, पर वो भी अब दूर दूर खेल रही थी। वो इसे देख रही थी और ये उसे देख रही थी। दोनों आई कांटेक्ट बनाती हैं, दोनों मतलब थोड़ा सा शर्मा रही होती हैं, एक दूसरे से बात करने में थोड़ा सा झिझक रही होती हैं, लेकिन दोनों बस दोस्ती करना चाहती है। दोनों में वो डेस्पिरेशन होती है कि हम एक दूसरे को बस दोस्त बना लें। इसी तरह से थोड़े दिन तक ये चलता रहा। वो अपना खेल खेलती थी, ये अपनी स्विंग्स झूलती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि ये नीचे जब स्विंग के पास जा रही थी तो वो उसके पैरेलल वाले स्विंग में झूला झूल रही थी, और इस तरह से इनकी बातें शुरू हो गई। थोड़े दिन बाद अच्छे दोस्त भी बन गए। फिर एक दिन इसके दिमाग में आया कि यार मैंने तो इसको घर की सारी बातें बताई कि मेरे पापा कहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, मेरी मम्मा क्या करती है, मेरी बहन कौन से स्कूल में जाएगी और मैं कौन से स्कूल में जाऊँगी, पर ये मुझे तो कुछ नहीं बताती। ये कहीं मेरे से बातें उगलवा तो नहीं रही है, ये मेरी अच्छी दोस्त बनेगी भी कि नहीं बनेगी। तो उसने जाके सोचा कि आज तुम पार्क में जाऊँगी ना, आज मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताऊँगी, आज मैं सारी बातें उसी से पूछूंगी। और वो जाती है और उससे पूछने लगती है कि आज तुम बताओ कि तुम क्या करती हो, तुम कहाँ से हो, तुम लोग यहाँ क्यों आए। तो वो बताती है कि मेरा बड़ा भाई है ना, वो अब्रॉड रहते हैं, और मेरे मम्मा पापा के साथ मैं यहाँ रहती हूँ। मेरे जो पापा हैं वो बाहर काम करते हैं जैसे तुम्हारे पापा करते हैं, और मेरी मम्मा भी हाउसवाइफ हैं जैसे तुम्हारी मम्मा है। तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो, मेरी मम्मा बहुत खुश होंगे, उनको बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, और भैया तो बाहर रहते हैं ना, तो वो थोड़ा उदास भी रहती हैं, तुम्हारे आने के कारण वो खुश हो जाएंगी। कहती है हाँ ये तो बहुत अच्छा है, मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन आज नहीं, आज ना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लेट हो गई ना तो मम्मा बहुत मारेगी, मैं जाती हूँ। और वो घर चले जाती है। इसी तरह से वो घर जाकर ना वो प्लाटिंग करती है, पूरा इस तैयारी करती है कि कल मैं ये वाली ब्रेड करूँगी। जैसे ही मेरी दोस्त बन के आती है, जैसे मेरी दोस्त फ्रॉक्स पहनती है और मैं तो सिर्फ निक्कर सूट्स पहनती हूँ, मैं दोस्त की तरह फ्रॉक्स पहनूँगी, मैं उसकी तरह हेयर ऑयलिंग करूँगी, वैसे ही क्लिप्स लाऊँगी, और ऐसे ही उनकी दोस्ती चलती रहती है। अब उसको घर का तो इनविटेशन आ ही गया होता है, तो उसके दिमाग में ना कहीं बच्चे के दिमाग में ये आता है कि यार उसकी ड्रेसिंग बड़ी प्यारी है, वो तो फ्रॉक्स पहनती है, और उसकी फ्रॉक्स इतनी सुंदर स्टाइल की कैसे होती हैं, मुझे भी वैसी फ्रॉक्स चाहिए। उसके मम्मा के साथ वो ज़िद करने लग जाती है। वो धीरे धीरे ना उसके रंग में रंगने लग जाती है। जैसी क्लोथिंग वो करती है वैसी क्लोथिंग वो मांगती है, जैसे शूज़ वो पहनती है वैसे शूज़ उसको भी चाहिए। इवन हेयर क्लिप्स तक, ब्रेड्स तक, वो हमेशा बाल खुले छोड़ना पसंद करते थे कि मम्मा मैं नहीं कॉम करूँगी, मैं ऐसे पोनी तक नहीं करूँगी, मुझे खुले बाल चाहिए। लेकिन जब से उसको वो दोस्त मिली थी पार्क वाली, वैसे ही वो ब्रेड्स करवाती थी और हल्का हल्का ऑयलिंग भी करवाना शुरू कर दिया था। कहते हैं ना तुम पे संगत का बहुत असर पड़ता है, उसका ये बेस्ट एग्जाम्पल था। उस पर भी संगत का असर वैसे ही पड़ रहा था, वो रंग में उसके रंगती जा रही थी। धीरे धीरे उसका बाकी के दोस्तों के साथ कट ऑफ होने लग गया, क्योंकि उसको एक ऐसी दोस्त मिल गई थी जो उसकी बातें सुनती थी, जिसका सेम उसकी फैमिली सिचुएशन जैसी सिचुएशंस थी। तो कहीं ना वो समझ पा रही थी, उसके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही थी।
उसके मदर के साथ भी अब उसको ऐसा नहीं होता था कि मम्मा बाहर आओ या खेलो। डॉग्स कैट्स से भी वो दूर रहने लग गई थी क्योंकि उसकी दोस्त को एलर्जी थी। तो उसने बोला था कि अगर उनको एलर्जी है तो ठीक है, मैं भी दूर रहूँगी, कि नहीं तो वो मेरे साथ भी नहीं खेल लेगी अगर वो बीमार हुई मेरे साथ रहने से। तो इस तरह से उनका चलता रहा। और फिर वो दिन आया जिस दिन उसने उसके घर जाना था। उन्होंने प्लान किया कि आज हम जल्दी निकलेंगे और क्योंकि मेरी मम्मा गुस्सा करेंगी तो हम जल्दी से जाके तुम्हारे घर होकर आ जाएंगे। वो उसको अपने घर लेकर जाती है। वो बहुत एक अजीब सी फीलिंग महसूस करती है उसके घर जाते वक्त। वो कहती है मुझे ना एक ऐसा हैवीनेस फील हुई थी चेस्ट में, मतलब मैं समझा ही नहीं पा रही हूँ कि मैं आपको क्या लिखूँ, मतलब क्या ही बताऊँ, कैसे ही डिस्क्राइब करूँ वो हैवीनेस को। आई फेल्ट समथिंग, आई नो आई फेल्ट समथिंग। कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा बट आई फेल्ट समथिंग। और उसके बाद भी मैं अंदर गई, मैं उसके साथ अंदर गई। वो फर्स्ट फ्लोर का घर था और वो एकदम ठंडा था। हम लोग थर्ड फ्लोर पे रहते थे तो वहाँ पे बहुत गर्मी लगती थी और मैं अक्सर पापा को कहती थी पापा कूलर अपडेट कर लेते हैं। लेकिन उसके घर में जाते ही एकदम ठंडा सा था, बहुत ही शांति थी। और वहाँ से उसके मम्मा निकल के आते हैं, वो हमारे लिए स्नैक्स बना रहे थे। उसके मम्मा मुझे देख के इतने खुश हो जाते हैं और इतने प्यार से मिलते हैं और हम दोनों ना एक दूसरे के साथ खेलते हैं उसके घर में, उसके डॉल हाउस के साथ। और वो डॉल हाउस इतना प्यारा था लेकिन उसकी एक डॉल जल चुकी थी और वो डॉल का पूरा हाफ फेस ऐसे जला हुआ था। और मैंने कहा तुमने ये क्यों रखी है अभी तक संभाल के, इसको तुम्हें फेंक देना चाहिए। तो वो गुस्सा कर लेती है और ये पहली बार था कि उसने गुस्सा किया और वो बोलती है तुमने मेरी डॉल के बारे में ऐसा क्यों बोला? तुम ऐसा मेरी डॉल के बारे में नहीं बोल सकती। मेरी डॉल ये सबसे प्यारी डॉल है और ये मेरे पापा ने सबसे पहले ला के दी थी और यही वो डॉल है जिसके साथ भैया मेरे साथ लास्ट टाइम खेल रहे थे। अब तो भैया मेरे साथ खेलते भी नहीं है। तो उसको फील होता है दूसरी बच्ची को कि मैंने गलत कर दिया, शायद इसके इमोशंस अटैच हैं। सॉरी ना, मैंने गलती से बोल दिया, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारी पहली डॉल थी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो दोनों आपस में बात करके इस बात को भी सुलझा लेते हैं। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि उसने शायद से अपनी दोस्त को अपसेट कर दिया है। उतनी देर में उसके मम्मा आ जाते हैं। वो उससे बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं कि उसके पापा क्या करते हैं, उसकी मम्मा क्या करते हैं, आजकल कैसी चीज़ें चल रही हैं स्कूल्स में। तो उसको ये क्वेश्चन थोड़ा ऑड लगता है कि आजकल कैसी चीज़ें चल रही हैं स्कूल में। तो कहते हैं हाँ, मतलब मेरे बेटे के टाइम पे बहुत अलग थी और मेरी बेटी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो हम इसे होम स्कूलिंग दे रहे हैं। तो तुम बताओ कि तुम्हारी स्कूलिंग कैसी चल रही है। और ये चीज़ सुनकर वो थोड़ी से हैरान हो जाते हैं कि होम स्कूलिंग क्या चीज़ होती है, ऐसे कोई कैसे कर सकता है। लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती है उनके परिवार के साथ और फिर वो वहाँ से आ जाती है। उसको जब वो बाय कह रहे होते हैं तो उसको गिफ्ट्स भी देते हैं और वही डॉल भी उसको बाय कहती है कि बाय, और उतनी देर में वो वापस आ जाती है। अगले कुछ दिन भी बहुत अच्छे जाते हैं। वही शाम का टाइम होता है, वैसे ही वो दूध पीती है, वैसे ही वो खेलने को नीचे भी आती है और अपनी दोस्त से मिलती है और खेलती है। एक दिन उसको बहुत तेज बुखार हो जाता है और उसको ना एक इनर फीलिंग आती है कि यार शायद से जब से मैंने ना उन आंटी के घर पे कुछ खाया ना तब से मैं बीमार हो रही हूँ। मेरे को कभी कफ हो रहा है, कभी कोल्ड हो रहा है, कभी बॉडी पेन्स होती हैं, यार मतलब ठीक नहीं हूँ। वो छोटा सा एक बच्चा, उसका इतना दिमाग चल रहा है और उसको एक ही गट फीलिंग आ रही है कि मैंने जब से आंटी के घर पे कुछ खाया मैं तब से ठीक नहीं हूँ। पर फिर वो ये थॉट्स अपने सुश कर देती है बिकॉज कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था कि उसको कुछ ऑड लगे। उनका फैमिली इतनी ज़्यादा हैप्पी थी, उसकी मदर इतनी ज़्यादा प्यारे थे, उसको इतना प्यार दिया कि वो कहती है कि मैं रबिश सोच रही हूँ। फिर वो एक दिन फिर से पार्क में जब खेलने जाती है, जब वो ठीक हो जाती है, उसका बुखार उतर जाता है, उसकी दोस्त पूछती है तो कि तुम 2 दिन से पार्क में क्यों नहीं आई। वो बोलती है कि मैं बीमार थी और मुझे बहुत तेज़ बुखार था, तुम्हें तो पता है मेरा घर कहाँ था, तुम क्यों नहीं आई मुझसे मिलने। कहती मैं आई थी पर फिर मैंने सोचा कि ऐसे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगेगा और तुमने तो कभी इन्वाइट भी नहीं किया तो फिर मैं कैसे आती। तो कहती हाँ सोचने वाली बात तो है, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर आना ना, कल हम इकट्ठे चलेंगे, आज तो लेट हो गया है, तुम मेरे घर चलना। कहती नहीं, कल मेरा बर्थडे है, कल तुम मेरे घर आना और मेरे तो सारे रिलेटिव्स आ रहे हैं, मेरी तो सिर्फ तुम ही दोस्त हो, कोई मेरा दोस्त बनता ही नहीं है। वो कहती है कि तुम्हारा कोई दोस्त क्यों नहीं बनता और तुम होम स्कूलिंग क्यों ले रही हो। तो कहती है क्योंकि मम्मा ने बताया ना कि भैया अब दूर रहते हैं और पापा भी दूर रहते हैं तो हमें इकट्ठा ही रहना पड़ेगा, इसलिए मैं होम स्कूलिंग ही ले रही हूँ। पर तुम आओगी ना मेरे बर्थडे पे, बाकी बातें छोड़ो। कहती हाँ मैं आऊँगी। और वो ना पूरा मतलब अपने मदर के साथ मार्केट जाती है, उसके लिए न्यू डॉल पैक करवाती है क्योंकि उसको था कि शायद से मैंने उसको डॉल के कारण ऑफेंड कर दिया था, उसके लिए डॉल ही लेते हैं।
तो वो डॉल पैक करवाती है और अच्छे से उसको गिफ्ट रैप करती है और तैयार हो जाती है अगले दिन उसके बर्थडे पे जाने के लिए। उसके मदर कहते हैं कि मुझे भी बुलाना तुम्हारी नई दोस्त से, लेकिन अभी तुम बर्थडे पे होके आओ, जाओ। वो भी चले जाती है और जैसे ही वो उस घर की ओर जा रही होती है वो देखती है कि बाहर का जो इतना सुंदर पेड़ था वो एकदम से बेरान से पड़ा हुआ, सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं है। लेकिन वो फिर से अपना ऐसे करती है कि कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। उसको फिर से वही हैवीनेस, वैसा ही अजीब सा डर फील होता है अपनी चेस्ट में, जैसे कुछ गलत है। बट एनी हाउ शी वॉक्स इन, वो जैसे दरवाज़ा खोलती है वो घर पूरा सड़ा हुआ होता है, पूरा जला हुआ। उसकी खिड़कियाँ तक टूटी हुई होती हैं। जिस डॉल हाउस के साथ वो खेल रहे थे वो डॉल हाउस भी हाफ जला हुआ था, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल सेम थी, वो डॉल एकदम वैसी मिलती है जैसी वो पहले पड़ी हुई थी, जैसी उसकी दोस्त ने दिखाई थी, उसकी दोस्त खुशी ने। उसके बाद वो एकदम से इतना डर जाती है, उसको इतना ज़्यादा अजीब लगता है कि वो बाहर निकलने ही वाली होती है कि उसको सिक्योरिटी गार्ड पीछे से खींच लेता है। कहते तुम यहाँ पे क्या कर रही थी? वो कहती है अंकल मैं तो। कहते बेटा तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तुम किससे पूछ के यहाँ पे आई? कहती ये वो इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, वो बता ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है, जो उसने एक्सपीरियंस किया इतने दिनों से। और एकदम से उतनी देर में गार्ड उसकी बात सुनता भी नहीं है, उसको पकड़ के उसके घर की ओर लेके जाने लगता है। वो लेके जा ही रहा था, वो कहते हैं कि अंकल ये घर को क्या हुआ, कि क्या हो गया, यहाँ पे तो लोग रहते थे ना। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं, चलो तुम सीधा अपने घर चलो। और उसको खींचता हुआ उसके घर तक ले गया। और जैसे उसके मम्मा है कि आप क्या हो गया, इसने कोई शरारत की है कि कुछ कर दिया है इसने सोसाइटी में? तो कहते हैं नहीं, ये उस घर के पास मिली। तो उसकी मम्मा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। कहते किस घर के पास? कहता मैडम। फिर जो सिक्योरिटी गार्ड था वो उनको सारी डिटेल समझाता है, सारा कुछ बताता है कि मैम हमारे ही रूम में 9th नंबर वाला हाउस कुछ साल पहले एक सिलेंडर ब्लास्ट के कारण पूरी फैमिली की डेथ हो गई थी। उसके 3 मेंबर्स थे, एक छोटी लड़की थी जो कि गुड़िया जितनी होगी जब उनकी डेथ हुई थी, मम्मा थी उसकी, उसके पापा थे, उनका एक और बेटा भी था जो अब्रॉड चला गया है। और ये सारी बातें वो लड़की वहाँ पे बैठ के सुन रही होती है और वो अभी कांप रही है, उसको ठंड लग रही है और वो कांपी जा रही है। और वो सोच रही है कि उसने उसी लड़की से इंटरेक्ट किया जो कि एक ब्लास्ट में कुछ साल पहले मर चुकी है। और गार्ड कॉन्टिन्यूज इस स्टोरी कि 10 साल पहले सिलेंडर फटने के कारण ये सब हुआ था और ना चाहते हुए भी, हम लोगों की लाख कोशिश करने पे भी वो लोग अंदर ही मर गए थे। उनकी डेड बॉडीज निकालने में भी हमें टाइम लग गया था, जिसके कारण आज तक वो तीनों फ्लैट्स, सिर्फ वही वाला नहीं, पूरे तीनों फ्लैट्स आज तक खाली हैं। कोई भी सर्विस वाले लोग आते हैं, कोई भी जॉब वाले लोग आते हैं, आसपास के हर कोई फ्लैट में रहता है, लेकिन वो फ्लैट्स आज तक खाली हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है 10 सालों में कि कोई उस उम्र की लड़की का आया हो और वो आपकी बेटी है। और इतने सालों में सिर्फ और सिर्फ हमें यही कहानियाँ सुनने को मिली हैं या यही सब सुनने को मिला है कि एक लेडी मिलती है जो खाना बनाकर खिलाती है। अब मैं आपको क्या झूठ बोलूँ मैडम, वो जो मैडम थी ना, उनको खाना बनाने का बहुत ही शौक़ था और वो सबको खाना बना के खिलाती थी। कभी भी ऐसा तो नहीं सुनने में आया कि किसी को उन्होंने तंग किया हो, पर हाँ वो आत्माएं दिखती ज़रूर है। और मुझे लगता है कि कहीं आपकी बेटी को भी खुशी पे भी तो नहीं दिख गई। और जैसे ही वो नाम लेता है वैसे ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, वो चौंक जाती है। वो कांप रही थी, वो बहुत ज़्यादा कांप रही थी और शी लिटरली पीड ऑन द सोफा शी वॉज सिटिंग। वो कहती कि मैं नेक्स्ट टाइम, मुझे पता भी नहीं है कि जब मैं बेड से उठी कैसे उठी, लेकिन आज तक वो बात उसको हॉन्ट करती है कि वो कुछ हफ्तों तक एक आत्मा के साथ खेलती रही, उससे बात करती रही, उनके घर में गई। जस्ट इमेजिन कि आपको एक सुंदर घर दिख रहा है, एक प्यारा घर दिख रहा है और आपको पता चलता है कि वो सब आपका एक इमेजिनेशन थी, एक इल्यूजन थी। असल में आप अकेले वहाँ बैठे हैं और वो पूरा जल रखा है, हर जगह से जला हुआ है, आपको कुछ नहीं पता। आप एक जले हुए अंधेरे घर में अकेले बैठे हैं।
सोचो उस 8 साल की बच्ची पे, उसके दिमाग पे क्या असर पड़ा होगा। वो आज तक अकेले से सो नहीं सकती है बिना लाइट्स ऑफ करे। वो आज तक इन चीज़ों से डरती है। और उस सोसाइटी में तो वो लोग कभी गए ही नहीं दोबारा। एज सुन एज हिज फादर रिटर्न्ड दे शिफ्टेड फ्रॉम देयर, बिकॉज वो टैकल ही नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को। उसको बार बार वो चीज़ दिखती थी और अब खुशी गुस्से में दिखती थी, क्योंकि वो नीचे उसके साथ खेलने नहीं आती थी। और कहीं अगर वो शायद से, उसको ऐसा लगता है कि शायद से अगर वो लोग घर शिफ्ट ना करते तो खुशी इतना गुस्सा हो जाती कि वो कुछ और गलत भी कर सकती थी उसके साथ। But thankfully they shifted to new place. उसके बाद she was all into this meditation, हनुमान चालीसा पढ़ना, हर टाइप का पाठ पूजा करना, और उसने कभी भी इन चीज़ों को छोड़ा नहीं। आई होप यू लाइक द स्टोरी गाइज। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आप अपनी स्टोरीज इसी तरह से मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल दे रही हूँ, इस ईमेल पे अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बाय बाय।